नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नया मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड टू टैकल दीज चैलेंजेस। भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता सुझाएं। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के चरमराने ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियों को प्रकाश में ला दिया। भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम अभी रिसेंट में जो भी हेल्थ केयर सिस्टम में लूपहोल है इंडिया में वो सामने आए जब कोविड-19 के समय इंडिया की हेल्थ केयर पूरी चरमरा गई, पूरा सिस्टम चरमरा गया। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो उस टाइम पे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में वो सामने आए। फिर उसी टाइम पे समझ में आया कि प्राइवेट जितने भी हेल्थ केयर एंटिटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा पैसा लोगों से चार्ज कर रही हैं, किस तरीके से वो फ़ायदा उठा रही हैं लोगों की मजबूरी का। ये सारी चीज़ें सामने आने से ये बात समझ में आई कि अब इंडिया को अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आने वाले समय में गॉड फॉरबिड अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है, कोई भी पैंडेमिक आता है फिर से, तो इंडिया अपने लोगों की रक्षा कर सके, हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत हो कि वो लोगों को ठीक कर सके। तो स्वास्थ्य देखभाल में बजट की कमी सबसे पहली एक चुनौती है जिसका सामना हेल्थ केयर सेक्टर करता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जहाँ पे 83%, अगर यूके की बात करें स्पेसिफिकली, अगर 83% यूके में गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो वहीं इंडिया में ये शेयर खाली 32% है। जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की कह चुकी है कि घरेलू उत्पाद के 1.2 से 2.5% तक बढ़ा देना चाहिए जीडीपी का जो परसेंटेज है हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट की नहीं गई है। और जब कोविड-19 आया उस समय ये समझ में आया कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो सरकार का खर्चा है, पब्लिक सेक्टर का खर्चा है, उसको कितना बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद एक अगली चुनौती है कि स्वास्थ्य सेवा में कम सरकारी खर्च। एक तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ाने की बात कही गई है जो कि 2017 की पॉलिसी में भी कही गई थी, 2005 की पॉलिसी में भी कही गई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि सरकारी खर्च भी कम है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो कम है ही है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का परसेंटेज है वो भी कम है। तो भारत दुनिया के सबसे कम स्वास्थ्य देखभाल खर्च करने वाले देशों में आता है और भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का योगदान केवल 32% है, जबकि यूके में ये योगदान 83% तक है। इसके बाद एक और चुनौती ये है कि मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादा। और जो WHO का जो रेशियो है पॉपुलेशन टू डॉक्टर जो कि 1:1000 है, यानी 1000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, जिसे कि गोल्डन फिशिंग लाइन भी कहा जाता है। इसके हिसाब से अभी 2018 के डेटा के हिसाब से तो इंडिया ने गोल्डन फिशिंग लाइन अचीव कर ली है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अभी भी ये लाइन अचीव नहीं करी है। इंडिया में 1800 लोगों के ऊपर करीब एक डॉक्टर पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो भारत ने इस डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को कथित तौर पर हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो रिमोट एरिया है, दूर दराज के क्षेत्र हैं जो शहरों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर योग्य डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अगर हम डेटा की बात करें तो 61% सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर बैठता है, जो पब्लिक सेक्टर के हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, 61% उनमें से एक ही डॉक्टर उन्हें चला रहा है। और इसके साथ ही साथ जो 7% पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, वो बिना डॉक्टर के ऑपरेट कर रहे हैं। जो चिकित्सा कर्मचारी होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, इस टाइप के लोग उन्हें चला रहे हैं।
इसके अलावा एक चुनौती है कि निजी कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, आपको देखने को मिल जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में। क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा अपना मेंटेन रखते हैं अपने हॉस्पिटल्स को, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में आपको वो सारी सुविधाएं आसानी से और ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में नहीं होती, वहाँ पे आपको काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर्स का दबदबा बढ़ गया है, लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाने की बजाय किसी प्राइवेट डॉक्टर को कंसल्ट करना ठीक समझते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, वो प्राइवेट डॉक्टर तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस होती है, उनका खुद का जो फार्मेसी होती है, आपको उन्हीं से दवाई लेनी पड़ती है, तो कोई भी सब्सिडी आपको, कोई भी डिस्काउंट आपको वहाँ नहीं मिलता है। साथ ही साथ उनके बताए हुए डायग्नोटिस सेंटर से ही आपको चेकअप्स भी कराने पड़ते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है प्राइवेट प्लेयर्स के काफ़ी होने से। और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं भी, वो आइदर रिटायरमेंट के बाद या फिर कई जगह पे अपनी गवर्नमेंट प्रैक्टिस के दौरान ही प्राइवेट क्लिनिक पर बैठते हैं। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स का जो दबदबा है पूरे हेल्थ इकोसिस्टम में, वो देखने को मिलता है, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम की काफ़ी बड़ी खराबी है। अब मिडिल क्लास आदमी या अपर मिडिल क्लास लोग तो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास आदमी भी कुछ हद तक कर सकता है अगर कोई बहुत बड़ी डिजीज़ ना हो। लेकिन जो एकदम निचला वर्ग है, वो तो प्राइवेट डॉक्टर्स तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता, वो तो फीस ही नहीं पे कर सकता, उसकी तो शायद महीने भर की तनख्वाह एक दिन में चली जाएगी, उसकी महीने भर की कमाई एक दिन में चली जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा लूपहोल पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का देखने को मिलता है। तो वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र का 70% निजी खिलाड़ियों द्वारा शासित है। तो इंडिया में 30% जो है, हमने जैसे पहले देखा 32% अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, बाकी 70% में पूरा प्राइवेट प्लेयर का ही दबदबा है। और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच दायर किए गए स्तर के खेल की कमी प्रणाली की एक और कमी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने अपने को काफ़ी आगे बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लेकिन वो लोगों से पैसा भी काफ़ी चार्ज करता है। वहीं पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना होने की वजह से जो पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो पिछड़ जा रही हैं, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जिससे कि दोनों सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो सके, और जो भी इंसान चुनना चाहे अपने हिसाब से, अपने जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से वो पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चुन सकें। फिर उसके बाद एक चुनौती देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी लिमिटेड अवेलेबल हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में गांवों के लिए सिर्फ एक ही क्लिनिक होता है। बहुत से गांव हैं जिनमें पूरे गांव के लिए सिर्फ एक क्लिनिक है, और पूरे गांव को वही एक क्लिनिक सर्व करता है, जिसमें एक डॉक्टर ही होता है। बहुत रेयरली एक से ज़्यादा डॉक्टर देखने को मिलता है। और वहाँ पे ज़्यादातर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड कराई जाती है, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी नहीं कराई जाती है। और जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स और चिल्ड्रन को लेकर के ही आपको सुविधाएं देखने को ज़्यादातर मिलेंगी। उसके अलावा और जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, कहीं चोट लग गई, बैंडेड, ये वो इसी तरीके की सुविधा मिलेगी। और प्राइमरी लेवल से बढ़ करके या थोड़ा अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पे प्लास्टर की भी कभी कभी सुविधा देखने को नहीं मिलती है। तो अधिकांश समय क्लिनिक में कई योग्य चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग अपना एमबीबीएस पूरा करने के बाद वास्तव में ग्रामीण इलाकों में सेवा करना चाहते हैं। तो एक तो ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की इतनी कमी इसलिए देखने को मिलती है, क्योंकि जब कोई अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद वो चाहता है कि उसने जितनी मेहनत करी उसके बदले उसे अच्छा पैसा मिले। तो बेसिकली लोग पैसे के पीछे भागते हैं और लोगों को सर्व नहीं करना चाहते, इसीलिए ग्रामीण इलाकों में वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहते। ग्रामीण इलाकों में कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपना हॉस्पिटल तक नहीं सेटअप करता है। जो भी होगा एक सरकारी आपको पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर देखने को मिल जाएगा। कहीं एनजीओज को सेटअप कर दें तो वो बात अलग है, पर कोई भी प्राइवेट डॉक्टर एज अपना जो क्लिनिक है वहाँ इस्टेब्लिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, और जो पूरा उसका सेटअप रहेगा उसका वो पूरा पैसा नहीं निकाल पाएगा। इसी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ एंटर ही नहीं करना चाहते हैं, और जो भी तैयारी करते हैं, जो एमबीबीएस की अपनी डिग्री अचीव कर लेते हैं, वो मेन पैसे की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लूप होल देखने को मिलता है। इसके अलावा जब भी आवश्यकता होती है तो ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसपास के शहरों में जाना पड़ता है, और अगर छोटी मोटी दिक्कत है तब तो ठीक है, शहरों का दौरा किया, दवाई ली, ठीक हो गया। लेकिन कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए टाइम टू टाइम चेकअप की ज़रूरत है, उसके लिए इंसान जितना डॉक्टर को पे करेगा उतना उसका ट्रैवल एक्सपेंस लग जाएगा। तो इसकी वजह से जो ग्रामीण इलाकों के लोग, जो कि
ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गरीबी झेलते हैं, जो किसान हैं वो उनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं हैं। इस तरीके के लोग जब हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, तो वो और पॉवर्टी की तरफ जाएंगे और गरीबी की तरफ धकेले जाएंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप उच्च व्यय के साथ साथ उन बीमारियों के मामले में समय की भी बर्बादी होती है, जो त्वरित उपचार मांगती हैं। अब किसी को 3rd डिग्री बर्न हो गया, गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं है उसका ट्रीटमेंट करने की, तो उसको तो इमीडिएटली आसपास के अस्पताल में पहुंचाना है ना। और हर जगह ट्रांसपोर्ट भी अभी तक इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि तुरंत पहुंचाया जा सके आसपास के शहर के अच्छे अस्पताल में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीटेड चेकअप मांगती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो तुरंत इलाज मांगती हैं। इन केसेस में काफ़ी ज़्यादा गाँव वालों को समस्या फेस करनी पड़ती है। फिर अगला है बुनियादी ढांचे की कमी। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, और ये चीज़ सामने आई जब कोविड-19 के समय लोगों को बेड्स तक अवेलेबल नहीं हो रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे। इसके अलावा जो ऑक्सीमीटर घर में जिससे वो अपने पल्स रेट चेक कर सके, ये सारी बेसिक चीज़ें भी नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। तब समझ में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की कितनी कमी है हमारे देश में। तो देश में बढ़ते चिकित्सा पर्यटन और बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निवेश की सख्त आवश्यकता है। एक तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। इंडिया में बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन क्वालिटी की कमी नहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जैसे कि एम्स हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े से इंडिया में हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेस्ट है, तो वो अलग कंट्री से लोग भी वहाँ आते हैं। लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इसी जो पर्यटन बढ़ रहा है, जो मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ ही साथ जो रिसेंट डेटा कहता है कि 2050 तक हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन करीब 300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इस पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई ओल्ड एज पॉपुलेशन को केटर करने के लिए ज़रूरी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से इन्वेस्ट करे गवर्नमेंट। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रोगियों को निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की ओर धकेलती है, जो आगे चलकर उनकी जेब से खर्च कराते हैं। तो वही चीज़, जब आपको पब्लिक सेक्टर में जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो इंसान मजबूरी में ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा और वो ओवरऑल उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इसके बाद कि लोग इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। भारत की 76% आबादी के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा या चिकित्सा बीमा नहीं होता है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि जब कोई भी बीमारी आती है उनके ऊपर, तो उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है उस बीमारी के लिए। और यही अगर वो लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो अपना बीमा कराएं, एक्सीडेंट बीमा कराएं, अपना एक्सीडेंशियल बीमा कराएं, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएं, तमाम चीज़ें अगर बीमा से कवर करेंगे, तो उनका जो जो आकस्मिक खर्चा होता है वो काफ़ी हद तक रुक सकता है। फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमने पिछले कई पॉइंट्स में देखा, लिंक किया इसको, कि बहुत सारे रीज़न की वजह से एक आउटकम निकल के आता है कि आम पब्लिक का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय का 61% स्वयं नागरिकों द्वारा वहन किया जाता है, जो गरीबी की ओर ले जाता है उन्हें। तो 61% जो है वो नागरिक खुद अपना खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो स्वास्थ्य देखभाल पर सालाना खर्च के कारण 63 मिलियन लोग हर साल गरीबी का शिकार होते हैं इंडिया में। इसके अलावा एक ये पॉइंट देखने को मिलता है कि झोला छाप डॉक्टर बहुत है इंडिया में। काफ़ी ज़्यादा क्वैक्स जिन्हें बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर है, स्पेशली रूरल एरिया में, जहाँ पे लगभग 80% लोग जो अपना इलाज कराते हैं वो इसी तरीके के अनऑथराइज्ड और अनक्वालिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं। कुछ बीमारियां तो वो अपने एक्सपीरियंस से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि कुछ वैद्य होते हैं, उन्हें हालांकि वाकई में काफ़ी जानकारी होती है और वो इलाज से लोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी प्रॉपर डिग्री के लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपने थोड़े बहुत जो उनको नॉलेज होती है उसी से दवाएं चलाते हैं। कुछ केसेस में, खांसी बुखार जुकाम के केसेस में, तो उनकी दवाएं असर कर जाती हैं। लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है और वो उसको गलत दवाओं से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्थिति को और ख़राब कर देती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता है। और लोग अब गाँव में क्या, शहरों में भी डॉक्टर के पास जाने के बजाय पहले मेडिकल स्टोर वाले से जा करके दवाई ले लेते हैं, एंटीबायोटिक 4 दिन खा लेते हैं। यूँ तो बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक का ज़्यादा डोजेस की वजह से स्लोली बॉडी का जो एंटीबायोटिक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो घटती जाती है। तो आगे अगर आने वाले समय में उस इंसान को कोई बड़ी बीमारी आती है तो उस पर दवाएं नहीं असर करती हैं। तो ये एक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मेन ये कि लोग डॉक्टर से कंसल्ट करने के बजाय किसी भी
मेडिकल स्टोर वाले से कंसल्ट कर लेते हैं, या कोई भी जो अनऑथराइज्ड डॉक्टर रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का अभाव है। जैसे हमने देखा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तो पा लिए जाते हैं जहाँ पे महिलाओं बच्चों का इलाज हो जाता है, लेकिन जो टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनका अभाव है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेवा करती हैं, और अन्य सेवाओं के लिए लोगों को शहरों का दौरा करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी हड्डी टूट गई तो एक्सरे कराने के लिए भी उन्हें शहर जाना पड़ता है, वहाँ ही उनका प्लास्टर होता है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण की भी कमी है। अब निवारक स्वास्थ्य देखभाल क्या है कि बीमारी के जो कारक हैं उनको बीमारी बनाने से पहले रोक दिया जाए। अब कुछ बीमारियां हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाएं। जैसे कि अगर दूषित पेयजल, अस्वास्थ्यकर वातावरण, सड़क दुर्घटना, इन सारी स्थितियों को अगर कंट्रोल किया जाए तो इनडायरेक्टली जो है हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर सड़क दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो बहुत सारे लोगों की जान ऐसे ही बच जाएगी। दूषित पेयजल की वजह से जो बीमारियां होती हैं, अगर पेयजल को स्वच्छ रखा जाए, उसके स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए तो पेयजल से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। एनवायरनमेंट को अगर साफ किया जाए तो जो सांस के रोग होते हैं, इस तरीके के रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो सरकार की फिट इंडिया कैंपेन चल रही है, उससे ट्रांस फैट का जो लेवल कम होगा खाने में, उससे हृदय रोग जो होते हैं उन्हें रोका जा सकता है आने वाले समय में। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं जिनका अभी देश में अभाव है, लेकिन अगर ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए तो काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सरकार ने क्या क्या पहल करी हैं स्वास्थ्य सेक्टर को, यानी हेल्थ सेक्टर को और एडवांस करने के लिए। तो इसे हम डिस्कस करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ आपकी इन सारे आंसर राइटिंग वीडियोस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपके आंसर्स रिव्यू भी होंगे वहाँ पे, आपको सारी आंसर्स, क्यूरीज, डाउट सब कुछ सॉल्व किए जाएंगे गाइडेंस के थ्रू, और आपकी प्रिपरेशन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अब तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले 2002 में आती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसमें कहा गया था कि 2 से 3% तक का हिस्सा जीडीपी का हेल्थ सेक्टर को डेडिकेट किया जाएगा। उसके बाद 2017 की पॉलिसी ने फिक्स कर दिया कि 2.5% मिनिमम जीडीपी का हिस्सा हेल्थ सेक्टर के लिए डेडिकेटेड रहेगा, लेकिन अभी भी ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाई है। उसके अलावा सरकार ने आयुष्मान भारत मिशन को लॉन्च किया है, जो कि देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आयुष्मान भारत मिशन को पीएम मोदी ने कहां से लॉन्च किया था और किस ईयर में लॉन्च किया था। फिर डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र, जो कि अभी डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड की बात चल रही है, ये भी सरकार की एक नई पहल है, जिसमें कि एक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड बनेगा जिसकी सारी डिटेल्स, एक इंसान के सारा हेल्थ बैकग्राउंड, उसका एक डेटा अवेलेबल रहेगा, जिससे कि वो किसी भी हॉस्पिटल में एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही साथ उसकी आगे की डिजीज सॉल्व करने में भी वो फायदा पहुंचाएगा। फिर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे। उसके अलावा ईट राइट अभियान है, फिट इंडिया मूवमेंट है, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री के घरेलू निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम भी है, यानी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के लिए लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो अगर हम अब बात करें कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा आगे, जिससे कि हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट किया जाए, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि निजी क्षेत्र को विनियमित करने की, यानी रेगुलेट करने की आवश्यकता है प्राइवेट सेक्टर्स को। अभी कोविड-19 के समय देखने में आया कि किस तरीके से उन्होंने लोगों से बिल चार्ज किया है। तो आगे आने वाले समय में ऐसा अमाउंट ना चार्ज कर सके, इतना इनरीजनेबल अमाउंट ना चार्ज कर सकें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसके लिए उन्हें रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो एक एक्ट है सरकार का, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, जो कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसको और भी इफेक्टिव बनाना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सरकार की भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है, यानी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। इसके अलावा स्वास्थ्य उपकरणों के घरेलू निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए, यानी इंडिजिनसली डेवलप हो वो सारे प्रोडक्ट जिनकी आवश्यकता होती है हेल्थ केयर सेक्टर में, जो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी के होते हैं, उन्हें इंपोर्ट करने की बजाय उनका इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रमोट किया जाए, इंसेंटिव दिए जाएं।
इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहयोग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो कुछ इलाकों में इक्वली कोलैबोरेट कर सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि गांव वाले इलाकों में जो प्राइवेट सेक्टर है इनको एनकरेज करना चाहिए कि आप अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करें, सरकार उन्हें कुछ इंसेंटिव दे, किसी तरीके का उन्हें फ़ायदा पहुंचाए और वो अपना सेटअप पूरा गवर्नमेंट गांव के एरिया में अपना बना सकें। तो लोगों को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करा जाना चाहिए जिससे कि उनका जेब खर्च कम हो। इसके अलावा निवारक नीतियां बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में डिजीजेस ना आए और जो डिजीजेस कंट्रोल की जा सकती हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। फिर इसके अलावा रोग निदान सेवाओं का शीघ्र और सटीक निदान और रोग के समय पर उपचार के लिए विस्तार किया जाना चाहिए, यानी जो डायग्नोस्टिक सर्विस है इनको भी और डेवलप किया जाना चाहिए जिससे कि सही जड़ पता चल सके, बीमारी की क्या बीमारी है पता चल सके, जल्दी पता चल सके और उसका जल्दी इलाज हो सके। फिर हम अपने आंसर को पूरा करेंगे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के साथ। हम बताएंगे कि कोविड-19 ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अगर एक और महामारी आती है भारत में तो भारत की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा सकती है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करने की सख्त जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।